फिजिक्स के PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सबसे पहले 1 मार्क क्वेश्चन, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस दे कि चार्ज का फ्लो हो जाए, और अगर हमने ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया तो क्या होगा, कम पोटेंशियल डिफरेंस दिया तो क्या होगा। आगे एक और 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम का है, इज स्ट्रेच्ड टू डबल, उसको खींच के डबल कर दिया, यानी जैसे ये कंडक्टर है इसको खींच के किसी ने डबल कर दिया, ठीक है। व्हाट इज द न्यू रेजिस्टेंस। ओके नेक्स्ट, अब ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन दिया हुआ है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आप लोगों को क्या बोला है कि भाई ड्राइव करो, ड्राइव द फॉर्मूला फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर इन पैरेलल। कि जब हेलो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस के, यानी कि साइंस में भी फिजिक्स के PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 मार्क क्वेश्चन। तो जो ये 1 मार्क क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि डिफाइन द इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसको आपको डिफाइन करना है, यानी डेफिनेशन बतानी है। तो आप लोगों को पता होगा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी चार्ज का फ्लो इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो चार्ज का फ्लो जो यूनिट टाइम में होगा उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो वही लिखा हुआ है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इसको इलेक्ट्रिक करंट। और अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो होता है I इक्वल्स टू Q अपॉन T, ठीक है। यहाँ पे I आपका करंट होता है, Q आपका चार्ज होता है, T आपका टाइम होता है, ठीक है। आगे बोला है कि I इज द करंट, Q इज द चार्ज, वो उससे डिनोट किया, ठीक है। और जो SI यूनिट होती है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर सकते हो, तो इलेक्ट्रिक करंट को जो आप मेजर करोगे तो उसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टेट ओम्स लॉ। अब आपको ओम्स लॉ याद होगा। देखो ओम्स लॉ ने एक रिलेशन बताया था पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में। हमें पहले पता चला था कि भाई जो चार्ज का फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होता है। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस दे कि चार्ज का फ्लो हो जाए, और अगर हमने ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया तो क्या होगा, कम पोटेंशियल डिफरेंस दिया तो क्या होगा। हमें ये तो पता था कि चार्ज का फ्लो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होता है, बट उन दोनों के बीच का रिलेशन नहीं पता था। तो वही रिलेशन दिया था ओम्स लॉ में। तो ओम्स लॉ में क्या बोला था कि ओम्स लॉ स्टेट दैट द पोटेंशियल डिफरेंस V, जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किया अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर, यानी मान लो ये कंडक्टर है, ठीक है। इस कंडक्टर के एंड पे आप बैटरी लगाते हो, क्योंकि अगर आप लोगों को पता होगा तो याद होगा पोटेंशियल डिफरेंस को प्रोवाइड करने का काम किसका था, बैटरी का। तो जब आप बैटरी को इसके एंड पे लगाते हो तो इसका मीनिंग ये होता है कि आपने इस कंडक्टर को पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, ठीक है, जो कि V है। तो जैसे ही आपने बैटरी लगाई यानी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, इसमें क्या होता था, चार्ज का फ्लो होने लगता था और हम कहते थे इलेक्ट्रिक करंट आ गया। तो ओम्स लॉ में बोला गया कि जब आप किसी भी कंडक्टर में जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ करंट पासिंग थ्रू इट, जो उसमें से करंट पास कर रहा है उसके। यानी मतलब ये कि अगर पोटेंशियल का डिफरेंस ज्यादा होता है तो आपके करंट की वैल्यू भी ज्यादा रहेगी, अगर आपका पोटेंशियल डिफरेंस कम रहता है तो आपका करंट भी कम रहेगा, ठीक है। आगे इसमें बोला कि प्रोवाइड द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पे ध्यान देने बात थी कि जो ये बात बोली जा रही है कि V बढ़ने पर I बढ़ेगा, V कम होने पर I कम होगा, ये बात बोली जा रही है आपका टेम्परेचर कांस्टेंट, यानी आपको टेम्परेचर नहीं बदलना, क्लियर है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर V आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के। तो आपको याद होगा ओम्स लॉ में कह सकते थे हम V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और फिजिक्स के हिसाब से जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक इक्वल आता है, इक्वल के साथ ही कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आता है। तो इस केस में हमारा V इक्वल, जैसे हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, इक्वल लगाया, तो यहाँ हमारा आ जाएगा R। तो हमारा फॉर्मूला बन गया था V इक्वल्स टू आर आई, ठीक है। तो हमारा ये था ओम्स लॉ। और R क्या था, अगर R को जनरल बोलना हो तो R हमारा था कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी नोन एज रेजिस्टेंस, क्लियर है मेरे भाई। नेक्स्ट आपका है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। अब आपको याद होगा रेजिस्टिविटी क्या थी, रेजिस्टिविटी किसी भी वायर का रेजिस्टेंस होता है। तो फिर आप बोलोगे भाई रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी अलग है, लेकिन स्पेसिफिक होता है। ये जो रेजिस्टिविटी होता है वो एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। इस बात का मीनिंग ये है कि आपका जो वायर है वो यूनिट लेंथ का होना चाहिए, और उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है यानी कि मोटाई है वो भी यूनिट होनी चाहिए। तो उस केस में जो उसका रेजिस्टेंस होगा उसे हम रेजिस्टिविटी कहते थे। तो इससे फायदा ये हुआ हमें कि रेजिस्टिविटी इसकी लेंथ बढ़ाने पर, एरिया बढ़ाने पर चेंज नहीं हुई, या कम करने पर चेंज नहीं हुई। क्यों, क्योंकि आपने फिक्स कर दिया कि लेंथ यूनिट ही होनी चाहिए, एरिया यूनिट ही होना चाहिए। तो इस कंडीशन में जो रेजिस्टर निकल के आएगा वो होता है रेजिस्टिविटी। तो ठीक है, रेजिस्टिविटी कैसे होती थी, ओम मीटर। ओके, ये भी आपका 1 मार्कर में ही था। आगे आपको 2 मार्क क्वेश्चन भी दिया हुआ है, जैसे कि अब आपसे पूछा गया डिफरेंशिएट बिटवीन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, कि रजिस्टर के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस होता है। अब आप लोगों को याद होगा सीरीज कॉम्बिनेशन कैसा होता था, पैरेलल कैसा होता है। थोड़ा सा मैं डायग्राम बना के दिखा देता हूं दोनों को, तो थोड़ा सा आप लोगों को याद आ जाएगा।
तो जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता था आपका, उसमें क्या होता था, आपका एक रजिस्टर ये है R1, ठीक है, एक रजिस्टर है आपका ये R1, फिर एक और रजिस्टर यहाँ लगाया इस एंड से R2, और फिर एक और रजिस्टर लगाया यहाँ पे, तीसरा रजिस्टर R3। तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन को, जिसमें एक रजिस्टर का एक एंड दूसरे रजिस्टर के एंड से लगाओ, फिर दूसरे रजिस्टर का एक एंड तीसरे से लगाओ, देखो यहाँ देख पा रहे हो ना, इस जगह पर देखो ध्यान से कि जो ये एंड है, जो ये है, यानी एक रजिस्टर का एंड दूसरे रजिस्टर से लगा, दूसरे वाले का तीसरे से लगा, तो एंड टू एंड जब रजिस्टर ज्वाइन होते हैं तो हम इस टाइप के कॉम्बिनेशन को कहते थे सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या कहते थे भाई, ये सीरीज में है। पैरेलल में क्या होता था कि आपके तीन रजिस्टर ही रहेंगे, जैसे R1 और दूसरा आपका रहेगा R2 इस तरीके से, और तीसरा आपका रहेगा R3। लेकिन क्या होता था कि सीरीज में एक एंड दूसरे एंड से जुड़ता था, बट इधर वाला एंड फ्री रहता था। लेकिन पैरेलल में क्या होता है कि सबके एंड कॉमन रहते हैं। जैसे देखो R1 का ये वाला एंड है, अगर हम यहाँ देखें कि R1 का ये वाला एंड है, इससे कनेक्ट हो गया, लेकिन दूसरा एंड भी R2 से ही कनेक्ट होगा R1 का, और फिर तीसरा भी इस तरीके से। तो इस तरीके से जो कॉम्बिनेशन हमें मिलता था R1, R2 और R3 का, तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन को बोला जाता था पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो वही पूछ रहा है कि सीरीज में और पैरेलल में क्या डिफरेंस होता था। तो अब आपको याद होगा, सीरीज में जब हम बैटरी लगाते थे, सपोज करो यहाँ हम बैटरी लगा दें, सीरीज में जब हम बैटरी लगाते थे तो जब करंट निकलता था तो सीरीज में सारे रजिस्टर से करंट सेम जाता था, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई, करंट ऊपर नहीं आ सकता, नीचे नहीं आ सकता, सामने ही जाना है, और तीनों रजिस्टर सीरीज में है तो करंट सेम होता था। और जब करंट सेम होता था तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता था। तो वही वहां लिखा हुआ है कि क्या डिफरेंस होता है, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, क्या क्या डिफरेंस होता था, तो देख लो डिफरेंस क्या है। पहला कि सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका करंट इज सेम थ्रू ऑल रजिस्टर, यानी जितने भी रजिस्टर सीरीज लगे हुए उनमें करंट सेम होता है। और जो टोटल रेजिस्टेंस होता है, यानी नेट रेजिस्टेंस, अब देखो आपने दो तीन रजिस्टर्स लगाए तो ऐसा तो नहीं है कि नेट रेजिस्टेंस बढ़ेगा नहीं या कम नहीं होगा, कुछ तो भाई इफेक्ट लगेगा ना। पहले एक रजिस्टर था, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो उन सब का एक जो टोटल रजिस्टर निकल के आएगा या नेट रजिस्टर निकल के आएगा, वो कितना निकल के आएगा। अगर सीरीज में है तो सिंपली ऐड हो जाएंगे, यानी R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी अगर एक 2 ओम का है, एक 3 ओम का, एक 5 ओम का है, सीरीज में लगाया तो सिंपल हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 5। क्लियर है भाई, तो सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। फिर बात आती है पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका जो रजिस्टर होता है उसमें करंट अलग अलग होता है। क्या होता है, करंट अलग अलग होता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। ये आप डायग्राम से भी समझ सकते हो। अब जैसे आप इस वाले डायग्राम में देखो, पैरेलल वाले में अगर मान लो यहाँ कोई बैटरी लगा दे, सपोज करो इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में बैटरी लगा दे इस तरीके से, तो जैसे ही जब कोई बैटरी लगाएगा तो आप खुद सोचो, यहाँ से आई करंट निकला सपोज, तो जब आई करंट इस कॉर्नर पे आएगा तो उस पर कितने ऑप्शन है, एक R1 की तरफ जाएगा ऊपर की तरफ, एक R2 की तरफ जाएगा सामने एज इट इज, एक R3 की जाएगा, तीनों। तो साफ साफ दिख रहा है कि जो करंट आया वो R1 पे गया, R2 पे गया, R3 पे गया, तो करंट अलग अलग है। करंट अलग अलग होता है तो पोटेंशियल सेम होता है। तो R1 पे, R2 पे और R3 पे सेम पोटेंशियल होगा जो इस बैटरी का पोटेंशियल होगा। क्लियर है। आगे एक और 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, हमसे बोला गया व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अ फ्यूज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। जो इलेक्ट्रिक सर्किट में आपका फ्यूज यूज होता है उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है, क्या फायदा होता है। तो देखो, तो बताया है, ये तो आपको याद भी होगा, फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस होता है जो प्रिवेंट करता है कि एक्सेस करंट ना जाए। एक्चुअली क्या होता है, पहले सर्किट से बाहर एक फ्यूज लगा देते हैं। अब मान लो सर्किट ने डिसाइड किया कि बस 5 एम्पीयर करंट अंदर आने देना है, 5 एम्पीयर से करंट ऊपर जाए तो अंदर नहीं आने देना, क्योंकि वो डैमेज हो जाएगा। तो क्या होता है, जो फ्यूज होता है जैसे ही 5 एम्पीयर करंट एक्सीड करता है तो वो फ्यूज ब्रेक कर जाता है, मेल्ट कर जाता है। तो अगर वो मेल्ट कर जाएगा तो करंट आगे नहीं जाएगा, आगे नहीं जाएगा तो जो डिवाइस है वो आपकी क्या हो जाएगी, सेफ हो जाएगी, वो सेफ रह जाएगी, कोई भी डैमेज नहीं होगा। तो इसका काम यही होता है, फ्यूज को सेफ्टी प्रोवाइड करना। तो लिखा है फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस दैट प्रिवेंट्स एक्सेस करंट फ्रॉम फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट। एक्सेस करंट को प्रिवेंट करता है when the current exceed the rated value, जो रेटेड वैल्यू है उस डिवाइस की उससे ज्यादा जैसे करंट एक्सीड करता है, the fuse melt and break the circuit protecting appliance for damage। ठीक है, यानी कि उस अप्लायंस को प्रोटेक्ट कर देता है। तो ये भी आपका क्या था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं 3 मार्क्स का क्वेश्चन। तो ये आपका ऊपर वाले 1 मार्क्स के थे, ये 2 क्वेश्चन, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन थे। देखो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ मेरे भाई
कि आपको प्रीवियस ईयर के बोर्ड के क्वेश्चंस कराऊं। अभी मैं फिलहाल ऐसे क्वेश्चंस ला रहा हूं, फिर मैं सोच रहा हूं पूरा सैंपल पेपर लेकर आऊंगा, उस सैंपल पेपर में जितने भी फिजिक्स के क्वेश्चन होंगे सारे 1 बाय 1 कर लेंगे। अगर आपका कोई सजेशन हो या एडवाइस हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली अपन एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, अब 3 मार्क्स का क्वेश्चन देखते हैं। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक 5 ओम का रजिस्टर है जो कि कनेक्ट किया सीरीज में 10 ओम के रजिस्टर के साथ। ठीक है, 5 ओम का रजिस्टर 10 ओम के रजिस्टर के साथ सीरीज में कनेक्ट किया। इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये मैं आंसर इसलिए लिख रखे हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे, आप यहाँ से नोट कर लो, समझा मैं देता हूँ। ठीक है, तो क्या बोला था, हमसे बोला गया है भाई 5 ओम का रजिस्टर है, वो 10 ओम के रजिस्टर के साथ सीरीज में कनेक्ट है। ठीक है, तो ये मैंने बना लिया अपना 5 ओम का रजिस्टर, और एक ये मैंने बना लिया अपना 10 ओम का रजिस्टर। ये दोनों सीरीज में कनेक्ट है। अब सीरीज में कनेक्ट है तो मैं अपना एंड टू एंड ज्वाइन करूंगा। ठीक है, आगे क्या बोला है, आगे हमसे बोला गया है कि कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो। अब चूंकि सीरीज में तो हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इफ अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, अगर 12 वोल्ट की बैटरी लगा दी इस कॉम्बिनेशन से, तो ये दोनों सीरीज में कनेक्ट थे, और यहाँ पर जो बैटरी लगाई है मेरे भाई वो लगा दी 12 वोल्ट की बैटरी। कितनी बैटरी लगा दी है, 12 वोल्ट की बैटरी को कनेक्ट कर दिया। 12 वोल्ट की बैटरी को कनेक्ट कर दिया। तो देख पा रहे हो क्या लिखा है, 5 ओम रजिस्टर कनेक्टेड है ना सीरीज में 10 ओम रजिस्टर, 10 ओम रजिस्टर कनेक्ट किया, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस, वो तो हम निकाल ही देंगे, अभी अभी हमने किया था सीरीज वाला। इफ अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस दिस कॉम्बिनेशन, अगर 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दी अक्रॉस कॉम्बिनेशन, तो फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, आपको बताना कितना करंट फ्लो करेगा। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं, कितना करंट फ्लो करेगा। तो जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि ये सीरीज में कनेक्ट है, तो हमें पता है, अभी भी हमने पढ़ा था सीरीज पैरेलल का डिफरेंस पढ़ाते हैं। सीरीज में दो रजिस्टर कनेक्ट हो तो कैसे कैलकुलेट करते थे, तो नेट रेजिस्टेंस हमारा जो होता था मेरे भाई वो कितना होता था, R इक्वल्स टू R1 प्लस R2, जो रेजिस्टेंस होते थे उनको सिंपली ऐड कर दो। ठीक है भाई, तो एक 5 ओम है प्लस एक 10 ओम है, यानी टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा 15 ओम का। हाँ कि ना, क्लियर है, यानी इनका नेट रेजिस्टेंस आ गया 15 ओम का। बैटरी कितनी है, 12 वोल्ट की। अब पूछा क्या है कि इस सर्किट में से कितना करंट फ्लो करेगा, यानी आई की वैल्यू बताओ भाई। अब जो करंट निकलेगा बैटरी का वो इस हिसाब से निकलेगा कि जो ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है उसके हिसाब से। तो हमें पता चल गया कि जो 5 और 10 ओम जो रजिस्टर लगे हुए हैं इनका नेट रेजिस्टेंस कितना है, 15 ओम। तो करंट इसके हिसाब से निकलेगा, तो ओम्स लगा दो। V इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर। V इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर। पोटेंशियल कितना है हमारा, 12 वोल्ट, पोटेंशियल है 12 वोल्ट, और करंट हमें कैलकुलेट करना है इनटू रेजिस्टेंस। तो आर के लिए क्या लगाएंगे, 5 और 10 नहीं लगाएंगे हम, यहाँ रेजिस्टेंस के लिए लगाएंगे जो इनकी इक्विवेलेंट है। तो 10 और 5 की इक्विवेलेंट है 15। तो आई की वैल्यू 15 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो ये तो आपको करना आता होगा मैथ्स में, 12/15 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, आई हो जाएगा। तो इसे सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा, तो सिंप्लीफाई जैसे ही करोगे तो क्या होगा, 3 से दोनों कट रहे हैं, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 5 से डिवाइड कर दो, 0.8 एम्पियर, यानी जो करंट की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 0.8 एम्पियर की आ जाएगी। क्लियर है मेरे भाई, तो ये आपका इसका सॉल्यूशन था 0.8 एम्पियर। आंसर वहां पे भी लिखे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने समझा यहाँ दिया। ठीक है, तो आंसर देखो यहाँ भी लिखा हुआ है, तो करंट कितना निकल के आया था, 0.8 एम्पियर करंट निकल के आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो हमारा, अ वायर है रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम का है, इज स्ट्रेच टू डबल, उसको खींच के डबल कर दिया, यानी जैसे ये कंडक्टर है इसको खींच के किसी ने डबल कर दिया। ठीक है, व्हाट इज द न्यू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस क्या होता है, लेंथ पे डिपेंड करता है भाई। अब तुम खींच के इसे डबल कर दोगे, लेंथ बढ़ा दोगे, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो वही पूछा कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो उसको भी करते हैं। तो ठीक है, रेजिस्टेंस समय कितना गिवन था, एक बार रेजिस्टेंस देखा, रेजिस्टेंस हम लोगों को गिवन है 10 ओम का, इसे स्ट्रेच करके डबल कर दिया गया है। ठीक है, तो 10 ओम का रजिस्टर है। अब सपोज करो ये एक रजिस्टर है, ठीक है, ये एक रजिस्टर है जो कि कितने का है, 10 ओम का है। इसे स्ट्रेच करके, सिचुएशन क्या है, इसे स्ट्रेच करके डबल कर दिया। जब स्ट्रेच करके डबल कर दिया तो एक बात बताओ भाई, जब अगर मान लो, अब कुछ बातें मान लेते हैं, इसकी लेंथ L मान ली, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन A मान लिया, भाई मोटाई भी तो कुछ होगी वायर की। तो जब लेंथ L मानी, आर ए वो हो गया, एरिया हो गया। अब मुझे रेजिस्टिविटी बताओ रो। अब एक बात बताओ, चाहे वायर को डबल कर दो चाहे ट्रिपल कर दो, रेजिस्टिविटी तो कभी बदलती नहीं है, रेजिस्टिविटी तो सेम ही रहेगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट ये था कि वायर का मटेरियल चेंज ना हो, तो रेजिस्टिविटी नहीं बदलती, चाहे लेंथ डबल करो चाहे ट्रिपल करो, रेजिस्टेंस बदलेगा बट रेजिस्टिविटी नहीं बदलेगी। तो आपकी रेजिस्टिविटी हमने मान ली रो की रो रहेगी।
क्लियर है? तो अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो फॉर्मूला क्या होता है मेरा, आर इज इक्वल टू होता है रो एल अपॉन ए, हाँ कि ना, इक्वेशन 1 मान लो, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, यानी जो रेजिस्टेंस होगा वो रो एल अपॉन ए, रो इज द रेजिस्टिविटी, एल इज द लेंथ, ए इज द एरिया, रेजिस्टेंस दिया हुआ 10 ओम, तो 10 वैल्यू भी डाल देते हैं, चलो 10 इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, इसको मान लो इक्वेशन 1। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि हमने वायर को स्ट्रेच करके डबल कर दिया, तो जब तुम वायर को स्ट्रेच करके डबल करोगे तो एक बताओ ये मोटाई भी तो कम होगी। अब ऐसा तो नहीं जब मैं इसे खींचूंगा तो इसकी मोटाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, मोटाई भी तो कम होगी। तो अगर अब दूसरी सिचुएशन ये वाली, अगर लेंथ मेरी होगी 2l जो कि पहले l थी, जो हमारी लेंथ पहले l थी, ये वाली l वो अब कितनी होगी 2l, क्योंकि भैया आपने उसको डबल कर दिया। और जो एरिया a था पहले, अब वो कितना हो जाएगा जल्दी बताओ भाई, वो एरिया हो जाएगा a/2। कितना एरिया हो जाएगा a/2, क्यों? क्योंकि भाई जब तुम खींचोगे तो जो एरिया है, लेंथ डबल हुई है तो एरिया जितना अभी है थिकनेस वो कम हो जाएगी a/2। अब बात कर लेते हैं रो रेजिस्टिविटी, क्या ये बदलेगी भैया? रेजिस्टिविटी नहीं बदलेगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी बदलती नहीं, आप लेंथ बढ़ाओ चाहे कम करो, तो रो की रो रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे लगाते हैं फॉर्मूला, तो हम जानते हैं वापस से आर इक्वल टू क्या होता है रो एल अपॉन ए, ये तो जनरल फॉर्मूला था, लेकिन यहाँ वैल्यू कौन सी पुट होंगी, जितनी लेंथ होगी जितना एरिया होगा। अब देखो लेंथ कितनी है 2l, तो रो को तो रो ही लिखा रहने दो, क्यों? क्योंकि रेजिस्टिविटी बदली, लेंथ कितनी है आपकी 2l, तो l की जगह डाल दो 2l, जो आपकी लेंथ है एक्चुअल में वो कितनी होगी, बढ़ के डबल हो चुकी है 2l। ठीक है, तो 2l लिख दी मैंने। एरिया कितना हो गया a/2, एरिया कितना हो गया a/2। जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो r इक्वल्स टू, ये न्यू रेजिस्टेंस है, r डैश से नोट कर देते हैं क्योंकि r हमने ये वाला माना था, तो r डैश, तो मेरे भाई r डैश इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखो रो एज इट इज 2l, अब इसे सॉल्व करना आता होगा ना, ये क्या हो जाएगा इनटू 2/a हो जाएगा, ये तो पता होगा ना, 2l/1, a/2 क्या होगा, ऊपर पहुंचेगा तो रेसिप्रोकल 2/a, तो r डैश इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, r डैश, ये डैश है ठीक है, तो r डैश इक्वल्स टू हो जाएगा रो एज इट इज 2 × 2 4l/a, रो 4l/a। अब देखो आगे, अब हमारा रो l/a, ये तो एज इट इज है, 4 को बाहर लिख लो, तो r डैश इक्वल्स टू, देखो रो तो एज इट इज, 4 को बाहर लिख लिया, l/a, जरा देखना रो l/a की वैल्यू कितनी थी, इक्वेशन 1 देखो, रो l/a ये किसके इक्वल था 10, तो इसमें 10 वैल्यू पुट कर दो, तो जो मेरा r डैश निकलेगा वो कितना निकलेगा 4 × 10 यानी कि 40 ओम। तो रेजिस्टेंस जो मेरा न्यू निकलेगा r डैश वो कितना निकलेगा 40 ओम का निकलेगा। यहां तक क्लियर है मेरे भाई? ठीक है, तो जो रजिस्टर निकला 40 ओम का निकलेगा, तो हम अपना आंसर इधर देख ले रहे हैं, देखो तो हमारा जो रजिस्टर निकला था वो कितना निकला था 40 ओम, 40 ओम। क्लियर है? एक्सप्लेनेशन मैंने वहां दे दिया, यहाँ पे आप डायरेक्ट आंसर देख सकते हो, उन्होंने तो 3 ही लाइन में कर दिया। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये आपका जो है वो कितने मार्क्स में है, ये वाला है आपका 3 मार्क्स में। ठीक है, ओके नेक्स्ट। अब ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन दिया हुआ है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आप लोगों को क्या बोला है कि भाई ड्राइव करो, ड्राइव द फॉर्मूला फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर इन पैरेलल, कि जब रजिस्टर को पैरेलल में कंबाइन करते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, उसका फॉर्मूला ड्राइव करो। आपको ये तो पता है पैरेलल में क्या आता है, 1/r = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3, जितने भी रजिस्टर्स लगे हो, लेकिन ये क्या चाहता है कि उसको ड्राइव करो। ठीक है, तो भाई ड्राइव करते हैं। तो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि 3 रजिस्टर हैं जो हमारे किस तरीके से कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट है। तो मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, मेरा एक रजिस्टर है R1, ठीक है, एक रजिस्टर है यहाँ R2, एक रजिस्टर है मेरा यहाँ R3, ठीक है, तीनों ही पैरेलल में कनेक्ट है। और मैंने माना कि ये V वोल्टेज से यहाँ पे लगे हुए हैं, जिसमें कर बैटरी लगी हुई है वो कितनी की लगी हुई है, V वोल्टेज की। ठीक है, ये R1, ये R2 और ये R3। ठीक है, R1 R2 R3। अब हमें पता है कि पैरेलल में हमारा वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है, यानी R1 पर भी V वोल्टेज होगा जितना बैटरी का है, R2 पर भी सेम वोल्टेज होगा, R3 पर भी सेम वोल्टेज होगा। लेकिन अगर मैं करंट की बात करूं यहीं पर, तो देखो वोल्टेज जो V है वो I करंट भेजेगा, बट इस पॉइंट पे आके R1 पे एक अलग करंट जाएगा, मैंने माना I1, R2 पे करंट जाएगा, मैंने माना I2, और R3 पे करंट जाएगा, मैंने माना I3, क्योंकि ऑब्वियसली 3 रास्ते हैं तो तीनों पे अलग अलग करंट जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं।
अब मुझे एक बात बताओ, ओम्स लॉ के हिसाब से जो R1 है यहाँ पर वोल्टेज कितना होगा, तो वो होगा V इक्वल्स टू I1, चूंकि I1 करंट जा रहा है R1 के पास, और R1 हुआ कि नहीं होगा। अब भाई वोल्टेज तो सेम है, तो हमने वहां का R1 का वोल्टेज कितना था, V I1 R1, ओम्स लॉ लग गया, ठीक है। तो I1 के लिए यहाँ से अगर कैलकुलेट करूँ तो क्या आएगी, V अपॉन R1 इक्वल्स टू I1। यहाँ तक क्लियर है, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फिर सेकंड रजिस्टर जो हमारा R2 है, यहाँ पे ओम्स लॉ लगाते हैं, तो हम जानते हैं वोल्टेज तो यहाँ भी सेम है V, लेकिन यहाँ करंट अलग है, तो I2 और रजिस्टर R2। तो अगर यहाँ से मैं करंट के लिए निकालना चाहूँ I2, तो कितनी आएगी, V अपॉन R2 इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा I2, इक्वेशन 2। अब बात आती है कि अगर थर्ड वाले रजिस्टर पे लगाऊं तो V इक्वल टू क्या होगा, पोटेंशियल तो सेम ही है, I3 और R3। तो यहाँ से अगर I3 निकालना चाहूँ तो ये हो जाएगा मेरा V अपॉन R3 इक्वल टू I3। यहाँ तक क्लियर है, इक्वेशन 3। यानी मैंने I1 I2 I3 तीनों की वैल्यू निकाल ली। अब मुझे एक बात बताओ, बैटरी ने जितना करंट भेजा है उतना ही तो ये रजिस्टर्स डिवाइड करेंगे आपस में एक दूसरे को। मान लो बैटरी ने भेजा 20 एम्पियर का करंट, तो 20 एम्पियर का करंट ही तो डिवाइड होगा, वैसा तो नहीं बैटरी ने भेजा 20 का और उनके पास है टोटल 50, भाई 50 कैसे हो जाएगा, जितना करंट भेजा उतना ही तो होगा, न कम न ज्यादा। तो ये टोटल करंट होगा बैटरी का, वो कितना होगा, आई भेजा है तो I1 प्लस I2 प्लस I3, यानी तीनों का जो करंट है वो क्या रहेगा मेरे भाई, सेम रहेगा, तीनों का सम I के इक्वल होगा। वैल्यू डाल दो इसमें जरा, तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R1 प्लस I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R2 प्लस I3 क्या हो जाएगा, V अपॉन R3। हाँ कि ना। अब रही बात इस वाले आई की, तो जो बैटरी ने टोटल करंट भेजा तो वो किस हिसाब से भेजेगा, वो भेजेगा कि जो R1 R2 R3 इनका एक कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस होगा, नेट रेजिस्टेंस होगा, टोटल रेजिस्टेंस होगा। अब वो तो हमें पता नहीं है, मैंने मान लिया टोटल रेजिस्टेंस R है, मैंने कोई एक रैंडम मान लिया। तो अगर यहाँ मैं ओम्स लॉ लगाऊं तो I करंट गया, V वोल्टेज है, तो इस पूरे सर्किट पर अगर ओम्स लॉ लगाऊं तो क्या लगेगा, तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V अपॉन R। और यहाँ पे R क्या माना हमने, R माना हमने टोटल रेजिस्टेंस जो कि उस पूरे सर्किट का है, ठीक है। अब आगे थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। तो V अपॉन आर एज इट इज, V अपॉन आर। अब यहां से जरा V कॉमन ले लूं तो अंदर देखना क्या बचा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। हाँ कि ना। अब देखो V से V कैंसिल आउट, तो ये हमारा कंक्लूजन निकला 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्लियर है मेरे भाई। और यही आपका क्या होता है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट जब आपके रजिस्टर्स पैरेलल में लगे हो। क्लियर है, आई होप आपको डेरिवेशन समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये मैं सॉल्व इसलिए करा दिया एक्सप्लेनेशन के लिए, वैसे आंसर वहां भी लिखा हुआ है तो आप देख सकते हो कि आंसर तो यहाँ भी लिखा हुआ था कि जो आर इक्वलेंट था वो किसके इक्वल आया था, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्लियर है मेरे भाई, ठीक है। तो ये आपका हो गया कि जब आपके रजिस्टर्स पैरेलल में कंबाइन है, तो ये ड्राइव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये कितने में था, 5 मार्क्स में, हाँ ये ड्राइव वाला 5 मार्क्स में था। अब लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा 5 मार्क्स में वो ये है, एक अ हीटर ड्रॉ 3 एम्पियर ऑफ करंट। कोई एक हीटर है जो कि 3 एम्पियर करंट ड्रॉ कर रहा है जब कनेक्टेड 220 वोल्ट सप्लाई से, यानी ये पोटेंशियल 220 वोल्ट है। कैलकुलेट करो पावर कंज्यूम बाय द हीटर, कितनी पावर कंज्यूम होगी, ठीक है भाई। अब ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला है, पी इक्वल टू क्या होता है, वी इंटू आई, ये तो आपको याद होगा, पावर इक्वल टू पोटेंशियल इंटू करंट, पोटेंशियल 220 ऐसे यूनिट में दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। करंट कितना लिया, 3 एम्पियर, यानी 660 वॉट जो पावर होगी उसकी हीटर की, वो कितनी होगी, 660 वॉट की। आगे पूछा कि वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, जो हीटर है जिसकी पावर 660 वॉट है, अगर वो 2 घंटे चले तो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो हम जानते हैं एनर्जी क्या होता है, पावर इनटू टाइम। भाई ये तो याद होगा ना, पावर इक्वल टू क्या था, वर्क डन अपॉन टाइम। पावर इक्वल टू क्या था, वर्क डन अपॉन टाइम। और वर्क की हमारा क्या होता है, एनर्जी। वर्क को एनर्जी को सेम कह सकते हो, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पावर इनटू टाइम इक्वल टू एनर्जी। तो एनर्जी क्या हो जाएगा, पावर इनटू टाइम। पावर कितनी है, 660 वॉट अभी निकाली, कितनी देर चला, 2 घंटे, तो आपकी आ गई 1320 वॉट आवर। लेकिन अगर आपको याद हो तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसे हम किस में निकालते थे, किलो वॉट आवर में। अब ये वॉट में है तो क्या करना पड़ेगा, 1000 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1320 में क्या करेंगे, 1000 का डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा वॉट से सीधा किलो वॉट में। तो आंसर आ जाएगा 1.32 किलो वॉट आवर। यानी कि जो इलेक्ट्रिक हीटर है वो 2 घंटे में 1.32 किलोवाट आवर की एनर्जी को कंज्यूम करेगा।
यहाँ तक भाई क्लियर है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि मैंने कराए हैं आपको, जो कि प्रीवियस ईयर बोर्ड्स में आ रखे हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि सैम्पल पर भी करा दूंगा। तो जैसा भी ये देखते हैं, और आपका कुछ सजेशन हो या एडवाइस हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।